सबसे पहले ये टाइम जो होता है, एडोलेसेंट का टाइम होता है, ये डेवलपमेंट का, ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है इस समय, मैक्सिमम ग्रोथ इस समय होती है। तो ब्रेन की ग्रोथ में कुछ पार्ट्स हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ पैसिव होते हैं। थ्योरी डेनियल सिगल की, कि वो जो है उनका इमोशनल पार्ट, वो जो है एम्बेरसमेंट, एंगर इश्यूज उनमें बहुत हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। तो सही लाइन पे आने की बजाय वो अब पटरी से उनकी गाड़ी और उतर सकती है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब चाहिए, ना कि कानून हमें नहीं चाहिए, सख्त कानून बच्चों के लिए। मामला ये है कि इसमें हम पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा उम्मीद तो अपने बच्चों से नहीं पाल रहे? मनोवैज्ञानिक रूप से इसका क्या कारण रहा कि पेरेंट्स जिस बच्चे को बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, जिसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, और एक टाइम ऐसा होता है कि वो उसको गोली मारने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी पर और एम्प्लॉय साइकोलॉजी पर। और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना कृष्णा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट है। आज उन्हीं से जानेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत उग्र होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम, पत्रिका संवाद में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चे जिस तरह से उग्र होते जा रहे हैं, आए दिन सुनने को मिलती है, आए दिन मीडिया में खबरें चलती है कि आज फलां प्रिंसिपल के बच्चों ने पिटाई कर दी, आज फलां टीचर के बच्चों ने पिटाई कर दी, और कई बार तो इससे ज्यादा मामले भी आए कि बच्चों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर या गोली मारकर हत्या ही कर दी। ऐसे मामले ये हिंदुस्तान, भारत के ही हैं, बाहर विदेशों की बात नहीं कर रहे। तो ये किस तरह से ऐसे बच्चों में हिंसक साइकोलॉजी बनती है और उसका समाधान क्या नजर आता है? काउंसलिंग उसका समाधान है या कोई लीगल इसमें कानूनी सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, या कोई और समाधान आपको नजर आता है? सबसे पहले इसके कारण क्या है, फिर समाधान पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है ये, और ये आपके दिमाग में नहीं, सारे पेरेंट्स हैं जो हम लोग हैं, इवन जो अध्यापकों का वर्ग है, सब ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इस तरह का एटीट्यूड बच्चों में होता जा रहा है और वो बढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हम लोगों को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये समझना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। और ये ज्यादातर एडोलेसेंट जिनको कहते हैं हम, टीनेजर बच्चे जो होते हैं, इनकी उम्र 13 साल से लेकर 18, 19, 20 साल उस उम्र के बच्चों में ये ज्यादा देखा गया है। तो सबसे पहले मैं ये समझती हूँ डॉक्टर साहब कि हमें ये समझना चाहिए कि ये क्या मतलब, इसके पीछे बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं, फिर हम सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे भी देखेंगे बात। तो जो सबसे पहले बायोलॉजी ये कहती है कि ये सबसे पहले ये टाइम जो होता है, एडोलेसेंट का टाइम होता है, ये डेवलपमेंट का, ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है इस समय, मैक्सिमम ग्रोथ इस समय होती है। तो ब्रेन की ग्रोथ में कुछ पार्ट्स हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ पैसिव होते हैं। तो इसमें हमें समझते हैं इस चीज को। एक एमिगडाला होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि हमारी भावनात्मक सोच को बताता है, विचार आते हैं भावनात्मक। और दूसरा आता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपको ये जो लॉजिकल थिंकिंग को दर्शाता है, वो विचार होते हैं। तो जब हमारे बच्चों में 13 साल से 20 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, तो भावनात्मक विचार जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो एमिगडाला का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है उस समय पे। और उस समय पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग होती है, तथ्यों पर आधारित जो सोच होती है, वो क्लाउडेड हो जाती है उस समय पे कुछ टाइम के लिए। और इमोशंस जो है डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इमोशंस दो चीजें होती है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन। तो वो रिएक्शन में जाते हैं इमोशंस, एकदम से वो पॉज नहीं लेते हैं इमोशंस, तो एकदम से वो रिएक्शन में चला जाता है इंसान। और इमोशंस को अगर हम समझें तो इमोशंस बेसिकली जो एमिगडाला की बात करते हैं, जो कि भावनात्मक प्रधान सोच होती है इस समय बच्चों की, विचार होते हैं। तो 3 तरह के जो हमारी भावनाएं होती हैं, जिसमें कहा जाए एंगर, एंग्जाइटी एंड लव, 3 बेसिक इमोशंस होते हैं जो पूरे दुनिया में सबको होते हैं। लाइक 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो ये सब में, चाहे वो अफ्रीकन है, इंडियन है, कोई भी, 3 बेसिक भावनाएं सब में होती हैं। अब इनमें जो ये भावनाएं होती हैं, ये डोमिनेट करती हैं इस एज में। तो सबसे पहले इरिटेशन लीडिंग टू एंगर, एंड
fear also. अब एक क्वेश्चन आता है आपकी बातों से कि इसमें लॉजिकल थिंकिंग इस समय बहुत कम होती है, जी एंगर ज्यादा होता है, जी तुरंत रिएक्शन कर देते हैं। राइट, तो जब लॉजिकल थिंकिंग उसमें नहीं होती है, मीन्स बहुत कम होती अच्छे है। बुरे की पहचान करने की क्षमता कम होती है। जी जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी पहचान करने की ताकत उसमें होती नहीं है। जी जी अगर नहीं होती है तो ऐसी हालात में क्या उसको हम, जैसे पहले हुआ करता था, जी पहले होता था कि टीचर्स के पास कुछ लीगल राइट्स होते थे कि बच्चों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, और फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा तो उसको कोई ना कोई रास्ता निकाल के उसको सही रास्ते पर, सही ट्रैक पे लाया जा सकता है। जी अब टीचर के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, मीन्स छोटी मोटी जो जिससे जुडिशियल पावर सबके पास ही होती है, जी सभी एम्प्लॉयज के पास होती है, यहाँ तक कि क्लरिकल जो काम कर रहे हैं उनके पास भी होती ही होती है, टीचर्स के पास नहीं है। यदि टीचर्स के पास ये जुडिशियल पावर नहीं होगी कि बच्चों को पनिशमेंट दी जा सके, उसने इस तरह का एक्ट किया, तो उसके दिमाग में एक डर आएगा, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता नहीं है। जी ऐसे हालात में उसको डर का सहारा दिया जा सकता है। तो क्या साइकोलॉजी आपकी कहती है कि डराने से चीजें ठीक हो सकती है या फिर कोई और रास्ता हो सकता है? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। जो डराने वाली थ्योरी है सर, ये हम लोगों पे चल गई थी, जो हम लोग की जनरेशन थी। लेकिन अब ये जो जनरेशन का चेंज आया है, जो इसमें डेनियल सिगल एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हुए हैं काफी बड़े, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि डर वाली जो थ्योरी है वो बेसिकली अब इस जनरेशन में थोड़ा नहीं लग पाएगी। द रीजन बीइंग कि इसमें अब हमारा चेंज आ गया है, कुछ एनवायरमेंटल, सोसाइटी और कल्चरल चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं, और डिजिटल एरा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पहले डर होता था, तो डर में पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि पहले जब हम लोग की जनरेशन होती थी तो पेरेंट्स ने एक तो घर में सभ्य माहौल ज्यादा होता था, और मोनेटरीली भी इतने बहुत वेल ऑफ नहीं थे, इतना ज्यादा सोसाइटी में पैसा होता था, लोग इतना दिखावा नहीं करते थे पहले। और अब सभ्यता चेंज हो गई है, और स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत गुरु की उपाधि दी जाती थी, कि जो हमारा भारतीय सभ्यता हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो कल्चर को फॉलो करते थे। गुरु को एक ऊंची पदवी दी जाती थी, और पेरेंट्स भी उतना ही मान सम्मान गुरुओं का करते थे, और बच्चों से भी वही अपेक्षा रखी जाती थी। लेकिन अब वो चेंज हो गया, क्योंकि थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, विच इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि हमारी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है कहीं ना कहीं वो उसमें कहीं ना कहीं सफर कर रही है उसमें। तो अब गुरुओं को अब एक फ्रेंडली लेवल पे, वेस्टर्न कल्चर है ये कि गुरु को एक एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, तो नॉट एज अ कि अगर उसको गुरु ट्रीट करोगे तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा उसमें। तो धीरे धीरे जो प्राइवेट स्कूल्स जो आए हैं यहाँ पे, वो यही सभ्यता लेके आए हैं, बाहर वाली सभ्यता। तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हुआ ये डॉक्टर साहब, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 साल, 22-23 साल हुए हैं ये कल्चर सारे स्कूल्स में आ गया है। तो अभी जैसे बहुत अच्छी प्रेयर्स होती थी, प्रेयर्स को समझाया जाता था, और पेट्रियोटिज्म स्कूलों में सिखाया जाता था, वो अब हम देखते हैं क्योंकि हमारे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो पेट्रियोटिज्म की भावना पे भी कम है, गुरुओं की रिस्पेक्ट भी बहुत कम हमने देखी है आए। और इवन पेरेंट्स, ये हमारे घर से शुरू होते हैं एक्चुअली, ये खाली बच्चों को हम दोष दें तो ये बात नहीं है, इवन पेरेंट्स भी अब बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गए। द रीजन बीइंग कि पहले बच्चे थोड़े ज्यादा भी होते थे, और लोग इतना बच्चों पे इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते थे बच्चों के लिए, उनको छोड़ देते थे कि हाँ आप ग्रो करो, आप ग्राउंड में खेलो, बाहर निकलो, खेलो, उछलो, लोगों में मिलो जुलो। तो ये बात है, अब डिजिटल एरा आ चुकी है, और बच्चे अपने दोस्तों में ज्यादा, पीयर्स का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है, और वो पीयर वैलिडेशन लेते हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं, तो ये जो पूरा सभ्यता में हमारा जो चेंज आ चुका है अब, तो अब हमें ये देखना है कि हमें एज जो ये वर्तमान जो हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस आ गए, इसको लेकर अब हम क्या कर सकते हैं एज अध्यापक। जैसे आपने कहा कि हम डरा सकते हैं, तो अभी जो है विद द चेंज, हम समाज के पूरे सिस्टम को हम चेंज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी सिस्टम में हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ इंटरवेंशन हम डाल सकते हैं जिससे कि ये चीजें बहुत कम हो जाए और बंद हो। मेरा क्वेश्चन ये था जी कि बच्चा जब कोई प्रिंसिपल पर हाथ उठाता है, टीचर पर हाथ उठाता है, या उसको चोट पहुंचा देता है, जी तो हम मानते हैं कि इसने कानून को तोड़ा है, और फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, जी और फिर पुलिस उसको सजा दिलाने का काम करती है,
और जो कोर्ट्स होते हैं, अदालतें होती हैं, वो उनको सजा देती है। जी जी। क्या ये मामले स्कूलों में नहीं निपटे जा सकते? स्कूलों में टीचर्स को उस तरह के अधिकार और उस तरह की कुछ शक्तियां दीजिए कि वो उनको हल्का फुल्का पनिशमेंट देकर वही चीजों को खत्म करें। पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, फिर कोर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, तो चीजें बहुत बढ़ती है, ज्यादा बच्चों पर प्रेशर पड़ता है, मेरा ऐसा मानता है। क्योंकि बार बार हमारे सिस्टम में एक बात होती है, बच्चों पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ जिस सिस्टम को, जिस प्रोसीजर को आप अपनाने के कह रहे हो, उसमें तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हो, बच्चों के मामले में पुलिस इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? उसके टीचर्स, उसका स्टाफ, उसका प्रिंसिपल वही सफिशिएंट है। उसको अगर हल्के फुल्के पनिशमेंट देंगे, वही देकर खत्म करें चीजों को, तो वो उसकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझ रहे। पुलिस चाइल्ड साइकोलॉजी को समझती भी नहीं है। कानून जो बने होते हैं, कानून के मुताबिक काम किए जाते हैं। कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत हार्ड होता है, वो बच्चों के मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करता है जी। और कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो भी डेफिनेटली मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली होती है। तो वहां ना जाके हम प्रेशर को यहीं कम करें, और बच्चे और टीचर्स इस मामले में स्वाभिमानी भी समझेंगे अपने आप को, क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट वापस आ गई। बच्चे उसकी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि उसके पास कुछ पावर आ गई, कुछ शक्ति आ गई। तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी को जो टीचर समझता है, वो उसको वहीं पे चीजों को खत्म करे, ऐसा क्या संभव नहीं है? और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, जैसे आपने बायोलॉजिकल दृष्टिकोण बताया कि ऐसे होता है, लॉजिक थिंकिंग कम होती है, तो इस तरह से साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी क्या जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, क्या ये ठीक है आपके पैमाने पर, या आपकी थ्योरी पर, साइकोलॉजिकल थ्योरी पर ठीक उतरती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक उतरती डॉक्टर साहब। ये अब एक्चुअली जैसे हम लोग कहते हैं, जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो खाली स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है देयर हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन। तो एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी जरूर फॉर्म करना चाहिए उस चीज के लिए, और एक स्कूल अथॉरिटीज और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलके, एक खाली बच्चे के पेरेंट्स नहीं, पूरा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो होना चाहिए, पेरेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। हर क्लास में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हों और उन सब की मीटिंग्स होनी चाहिए। तो एक कॉमन डिसीजन होना चाहिए बच्चे के लिए। इट शुड, आई एग्री विद यू कि वो पुलिस में और कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा रिहेबिलिटेट होने के बजाय और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा और वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है, रिबेलियस हो सकता है। क्योंकि फिर वही थ्योरी डेनियल सिगल की, कि वो जो है उनका इमोशनल पार्ट वो हो जाए, एम्बेरसमेंट, एंगर इश्यूज उनमें बहुत हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। तो सही लाइन पे आने की बजाय वो अब पटरी से उनकी गाड़ी और उतर सकती है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब चाहिए, ना कि कानून हमें नहीं चाहिए, सख्त कानून बच्चों के लिए, सख्त कानून की जरूरत नहीं है। पर वो एक, क्योंकि अगर स्कूल अथॉरिटीज खाली, हम पूरी अथॉरिटी अगर स्कूल को दे देते हैं, तो समटाइम्स स्कूल कैन बी वेरी रूड एंड स्ट्रिक्ट विद द पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराएंगे। बट हम समझते हैं कि यहाँ पे क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड ये जो पेरेंटल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सारे स्कूल्स में होना चाहिए कंपलसरीली। और वो मिलके इस तरह की कोई बात आए तो एक उन लोगों का एक जो भी है बेंच बने, पेरेंट्स और स्कूल कॉम्बिनेशन बना के, और वो एक डिसीजन ले कि इस बच्चे के साथ क्या करना है। बच्चा भी प्रताड़ित ना हो, और ऑब्जेक्टिव ये रहे कि बच्चा जो है वो, उसको इस चीज का डर हो कि अब पेरेंट्स और ये स्कूल दोनों मिलके जो भी हमें देंगे, प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, वो मुझे मानना पड़ेगा। और अगर खाली हम, अभी होता क्या है जनरली डॉक्टर साहब, कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनको वो एम्बेरस फील करते हैं, रोते हैं और परेशान होते हैं कि वहां मत ले जाओ, और पुलिस वालों के पास ले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है कि पुलिस को बोलते हैं आप रजिस्टर मत करो इस चीज को, स्कूल बोलता है रजिस्टर करो, अभी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं। तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जिसमें बच्चे के ऊपर से ध्यान हट जाता है बिल्कुल। जो उसको, बच्चे को हमें रिहेबिलिटेट करना है, समझाना है, सही ट्रैक पे आना है, जो कि हमारे भावी देश के नागरिक होने वाले हैं, तो वहां पे उनके साथ में सही व्यवहार नहीं होगा। मैडम, खासतौर पर जब बात करते हैं हम केवी की, जो अभी बहुत रिसेंट में हुआ है, हाल ही में जो घटना हुई है, उसमें भी पुलिस इन्वॉल्व हो गई। जी गुड़गांव में, सेक्टर 14 में हुआ ऐसा मामला जी। वैसे तो वो बहुत बड़ा इशू बन गया और विश्व पटल पे छाया हुआ है, क्योंकि गुड़गांव के हार्ट में हुआ है वो, और मीडिया बहुत एक्टिव थी, तो उन्होंने बहुत मुद्दे को उठाए। तो उस मामले में खास तौर पे
बच्चों की क्या साइकोलॉजी रही होगी, उसने जो है प्रिंसिपल पर हाथ उठा दिया, या और बच्चों के एक ग्रुप को इनवाइट किया कि इस प्रिंसिपल को आज पीटते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो ये क्या मामला है, इसमें बच्चे की क्या साइकोलॉजी रही होगी? सर बच्चे की इस समय पे जो है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारा कल्चरल ये भी है कि इसमें पेरेंटिंग और स्कूल दोनों, और दूसरा एक डिजिटल कम्युनिकेशन, फास्ट डिजिटल कम्युनिकेशन, सब चीज़ों का रोल है इसमें। खाली हम बच्चों को ही हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकेंगे इस चीज़ में। तो इसमें जो मामला है अभद्र व्यवहार व्यवहार करने पर ऑफ कोर्स प्रिंसिपल है अथॉरिटी, और उन्होंने जरूर उसको टोका बच्चे को। लेकिन हुआ ये कि उनकी जो टोन रही होगी, जो पिच रही होगी, वो भी हाई रही होगी और अथॉरिटेरियन रही होगी, और वो पब्लिक में था। तो पब्लिक में टोन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन, और जहां पे उसके पियर्स भी थे तो उसको बहुत एम्बैरेसमेंट। और जो हम अभी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं डेनियल सिगल की, जिसमें कि अमेगडाला एक्टिव रहता है और इमोशंस चार्ज पे रहते हैं। कुछ बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उस समय एंगर, एंजाइटी बहुत हाई लेवल पे होती है। तो उसमें बच्चे को गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, हम एज्यूम करते हैं एक सिचुएशन, तो हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। और उसने अपने दोस्तों को मैसेज, क्योंकि फोन उसके हाथ में है, फोन की पावर है आजकल हर बच्चों के पास, और अपने दोस्तों को 15-20 बच्चों को उसने मैसेज किया अपना इंस्टा ग्रुप पे। तो सब बच्चों ने कहा ये बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई। और बहुत सारे लोग थे और लड़कियां भी थी बहुत सारे, तो अब तुम्हारी बेइज्जती हो गई। तो हमें जरूर इसके लिए कुछ करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। तो बच्चों का क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग इस समय पे एक्टिव नहीं होती है और क्लाउडेड हो जाती है इस समय पे, और इमोशनल थिंकिंग ज्यादा वो रहती है, भावनाएं जो होती हैं अपने चरम सीमा पे होती हैं। तो उन बच्चों ने डिसीजन लिया कि आज हम इस चीज का वो लेंगे। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब के ऊपर, उन्होंने जब वो स्कूल से निकल रहे थे तो उन्होंने लाठी और डंडों से उनकी गाड़ी पे अटैक कर दिया, जिसके लिए प्रिंसिपल साहब कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और कोई भी नहीं हो सकता उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड। तो द ऑलमाइटी इज दिस दैट ही बट ही कुड बी सेव, वो ठीक से ऐसी हालत में प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं? जो प्रिंसिपल ने किया कि उसका इनडिसिप्लिन को लेकर उसको टोका, उसको डांटा। जी जी। कोई भी प्रिंसिपल होता है ऐसा ही करता है, क्योंकि इनडिसिप्लिन कहीं भी क्रिएट होता है, चाहे किसी भी जगह। हम स्कूल की बात नहीं कर रहे जी, आपके क्लिनिक में भी इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है तो आप अपने एम्प्लॉय को बोलते ही एब्सोल्युटली सब जगह। प्रिंसिपल खाली बच्चों को ही नहीं बोलता, प्रिंसिपल टीचर को भी बोलता है अगर वो भी इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही होता है जी डॉक्टर साहब चीजों। तो उसने, यदि हम उसके सिनेरियो से बात करें, उसके दृष्टिकोण से देखें, उसको क्या करना चाहिए था? उसने ठीक किया या कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहिए था? साहब जो थे उनका उनका जो उन्होंने जो सोचा, उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी। बट अब जो अब साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से, और जो अब चेंज आया, डिजिटल एरा का चेंज आया, कनेक्टिविटी और पीयर कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है। जो पीयर वैलिडेशन हम इसको कहेंगे कि बच्चे आपस में वैलिडेट करते हैं। तो इसमें होना क्या चाहिए रेक्टिफिकेशन के लिए? प्रिंसिपल साहब को आई वुड से कि जो भी अथॉरिटी फिगर है उनको अकेले में बुलाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अथॉरिटी या गुस्सा पब्लिक में ना दिखा के, पब्लिक में उनकी टोन नॉर्मल रहनी चाहिए, और उनको ये जरूर जो अभद्र व्यवहार है उसको रोकना चाहिए, लेकिन विद ऑन अ लोअर टोन, दूसरे तरीके। उनका काम जो सोच है वो सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इसमें आना चाहिए। पिच उनकी हाई नहीं होनी चाहिए, पब्लिक में एंगर नहीं होना चाहिए, उसको बच्चे को अलग से बुला के और उससे चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। That's what I would say. पेरेंट्स में भी मैडम आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा है जी। जो मुझे लगता है, जैसे अभी एक गुड़गांव का ही मैटर आया कि एक पेरेंट्स ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी जी। तो ये मामला, मतलब एक बेटी को गोली मारने का नहीं है, मामला ये है कि इसमें हम पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं। क्या हम बहुत ज्यादा उम्मीद तो अपने बच्चों से नहीं पाल रहे? मनोवैज्ञानिक रूप से इसका क्या कारण रहा कि पेरेंट्स जिस बच्चे को बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, जिसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, और एक टाइम ऐसा होता है कि वो उसको गोली मारने में मजबूर हो जाता है। इसमें मनोविज्ञान क्या कहता है? डॉक्टर साहब ये बहुत ही दुखद घटना ये भी गुड़गांव में हुई,
और हम लोगों को सबको इस चीज़ का बहुत दुख है और आज भी हम लोगों को इसका ठीक से जवाब नहीं मिल पाता। पर हम एक assumptions लेंगे और साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो इसमें क्या कहती हैं कि जो अब चेंज हो रहा है सोसाइटी में, कल्चरल चेंजेस जो सोसाइटी में आ रहे हैं, तो इसमें बच्चे नॉर्मली लोगों के जो है ऊंचे तबके में बच्चे थोड़े कम भी हो रहे हैं। पहले जैसे 5 6 8 बच्चे 4 बच्चे होते थे नॉर्मल, अब 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं। और आपने डॉक्टर साहब ठीक कहा कि लोग उम्मीदें भी बहुत पाल रहे हैं उन बच्चों को और बच्चों को हाईली प्रोटेक्ट भी करते हैं। और प्रोटेक्शन तक तो ठीक है, सपोर्ट भी करते हैं उनको, वो भी ठीक है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए पोजेसिवनेस बहुत हो जाती है। तो उनको लगता है कि खाली ये वन वे जैसे हम कहें वैसे वो बच्चा करें। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर गेटिंग मोर कंट्रोल फ्रीक कि हम इस पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम मनी एनर्जी, तो ये हमारे हिसाब से चले। जबकि होना है कहते जो हमारे शास्त्रों में और हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा सनातनी कल्चर है, उसमें हमारा ये है कि हम एक इंडिविजुअल को वी हैव टू एज पेरेंट वी नीड टू एक्ट एज अ गार्डियन, एज अ गुरु। और हमें उसको एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट इंडिविजुअल बनाना है, ना कि उन्हें अपने तरीके से एक कंट्रोल फ्रीक होके अपने बताए रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करना है। बिकॉज दे कैन बी लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो बच्चों में, जो 13 से 20 तरह एक तरह के चेंजेस आते हैं, 20 से 25 में और चेंजेस आते हैं। दे वांट, उनको चाहिए कि वो एक कहीं ना कहीं उनको पार्टनर चाहिए। लड़की है तो कोई ना कोई लड़के की दोस्ती चाहिए, लड़कों को भी चाहिए कुछ ना कुछ वो चाहिए। कई बार ऐसा होता है एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारी सोसाइटी में। और पिछले 15-20 सालों में हमने देखा है डिजिटल एरा से इतने चेंजेस आ गए हैं, लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लड़के लड़कियां आपस में मिलते जुलते हैं, जो कि 20-25 साल पहले इतना ज्यादा मिलते थे, इतना ज्यादा नहीं मिलते थे। तो अब वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बीच में पेरेंट्स में और की सोच में और बच्चों की सोच में काफी अंतर आ चुका है। और उससे क्या हुआ कि फोन्स के होने से बच्चे आपस में ज्यादा कनेक्ट करने लगे और पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस में चले गए हैं। तो होना ही चाहिए कि थोड़ा पेरेंट्स और बच्चों के बीच का दरमियान जो ये गैप आया है, ये थोड़ा सा हमें कम करने पे ध्यान देना चाहिए। तो पेरेंटिंग टेक्निक्स है, पेरेंटल ट्रेनिंग्स साइकोलॉजिस्ट को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि ये गैप थोड़ा सा कम हो और इस तरह के मामले जो हुए हैं ये दोबारा कभी रिपीट ना हो। बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप थी साइकोलॉजिस्ट अंजना कृष्ण सॉरी। तो आज आपने बहुत ही बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब दिए। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके जवाब बहुत महत्वपूर्ण थे। हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम मनोविज्ञान की बातों को खंगालें। देखें, आपने बताया कि बच्चे उग्र क्यों होते हैं, उनमें लॉजिक यानी कि जो सोचने समझने की ताकत आती है, तर्क करने की जो ताकत आती है, अच्छे बुरे समझने की ताकत आती है, वो तकरीबन 20 साल के आसपास आती है। उससे पहले उनमें एंगर की भावना यानी कि गुस्से की भावनात्मक ज्यादा वो उग्र हो सकते हैं। पीयर प्रेशर हो सकता है। काफी चीजों पे आपने बहुत स्ट्रेस देकर बहुत पिन पॉइंट किया है। तो आज की बात बड़ी सार्थक रही। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।